क्या आप स्पेन में लीगली रिहाइश पजीर है और अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो लोग स्पेन में लीगली रहते हैं और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं तो इसमें जो आप पे डिपेंडेंट है वो इसमें आते हैं। तो इसमें आपके वालिदैन आते हैं, बीवी बच्चे आपके आते हैं जो आप पे डिपेंडेंट हो। 18 साल से जिसकी उम्र कम हो वो इसमें आते हैं। तो ये फैमिली रियूनियन वीज़ा उनके लिए होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टाइम कितना लगता है और इस पे आपका ख़र्चा कितना आता है और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो वीडियो को पूरा देख ले कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और आपको फिर बाद में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी 3 कैटेगरीज है। एक हमारे पास इमिग्रेंट्स है, फिर स्टूडेंट्स है और फिर रिसर्चर्स है जो पीएचडी करने यहाँ पर आते हैं। तो इन सब के प्रोसीजर्स में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं सबसे पहले वाज़ेह करूँगा। उसके बाद फिर जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स है वो सब के लिए एक ही है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं तो वो तो तकरीबन सब के लिए एक ही है। और जो एम्बेसी का डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है वो मैं स्टेप वाइज पूरा डिस्कस करूँगा डिटेल में। उसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स सब के लिए सेम होते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट इसमें ऐसा है कि जो आपको स्पेन से मिलेगा और यहाँ की मिनिस्ट्री से मिलेगा, वो है रेजिडेंट परमिट। आप अपने जिन फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं उनकी रेजिडेंट परमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो सबसे पहले यहाँ से उनके लिए रेजिडेंट परमिट इशू होता है और फिर उसके बेस पे आप पाकिस्तान में स्पेन एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो फिर आप उनको बुला सकते हैं। जो इमिग्रेंट्स है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले फाइनेंशियल मीन्स वो अपना दिखाए और उनके लिए जो जितने अफराद बुलाना चाहते हैं उनके लिए घर हो और रिहाइश का इंतज़ाम हो, उनका ख़र्चा बर्दाश्त कर सके। ये सारी उन्होंने तसल्ली देनी होती है यहाँ की मिनिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ की मिनिस्ट्री जब आपको रेजिडेंट परमिट देंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए तो आपका घर, ये सारी चीज़ें आपका चेक करेंगे कि उनका एकोमोडेशन यहाँ पर ठीक हो और वो यहाँ पर आप उनको उनका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। तो जब ये सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं फिर वो आपको इधर रेजिडेंट परमिट इशू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स है वो 1 साल बाद, जब वो 1 साल यहाँ गुजार लेते हैं और फिर उनका रिन्यू हो जाता है जो रेजिडेंट परमिट है, उसके बाद वो बुला सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को। और लेकिन उसको भी ये फाइनेंशियल मीन्स और ये सारे प्रूफ्स उनको दिखानी पड़ेंगी। फिर हमारे पास आते हैं रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स के लिए बहुत आसान है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी प्रोजेक्ट्स में इनरोल्ड हुए हैं तो यहाँ पर जिनको पीएचडी स्कॉलरशिप मिलती है वो बाकायदा यहाँ पर ऑन जॉब होते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट की तरह डील किया जाता है। तो वो उनकी जो यूनिवर्सिटी की एचआर है वो ये सारा प्रोसेस डील करते हैं यहाँ की रेजिडेंट परमिट लेने के लिए। तो उनको फ्लैट्स और फाइनेंशियल मीन्स और ये सारे चक्कर में उनको नहीं पड़ना, उनका प्रोसेस बहुत आसान होता है। जो यूनिवर्सिटी की एचआर है वो उनसे कांटेक्ट करे तो एचआर वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, पासपोर्ट वगैरह, तो फिर एचआर वाले आपके फैमिली मेम्बर्स की रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये 3 किस्म के लोग हैं, इनके प्रोसीजर्स में ये थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी जो मेजर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब के लिए एक ही है और वो मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा पूरा डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट जो एम्बेसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और एक एक डॉक्यूमेंट हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से हमें मिल सकता है और इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं 1 बाय 1 और उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट ये चेकलिस्ट एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो सबसे पहले हम वीज़ा फ़ी देख लेते हैं कि वो 60 यूरोज़ है तकरीबन और ये 18,000 के रेंज में हमारे पास वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी होती है और ये नॉन रिफंडेबल है। और दूसरा मैं आपको एक बात इधर वाज़ेह कर लूँ कि इसमें एक वेरिफिकेशन फ़ी भी होती है। तो जो रिसर्चर्स है उनसे ये रिक्वायर्ड नहीं होता, जो पीएचडी के लिए आते हैं और रिसर्च वीज़े पे आते हैं वो तकरीबन 35 या 36,000 का वो वेरिफिकेशन फ़ी अलग से होता है। लेकिन जो इमिग्रेंट्स है या बाकी स्टूडेंट्स है जो वो अगर फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो वो आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई करती है एम्बेसी और उसकी अलग से फिर फ़ी होती है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हम क्विकली देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और किस तरह हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे डिटेल्स में और वीडियोस में भी बता चुका हूँ, उधर भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ वो पोर्शंस हाईलाइट कर देता हूँ कि जो इस वीज़े के लिए ख़ास है। तो इधर जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट्स है, वो आप जो पासपोर्ट पे आपका इंफॉर्मेशन अपेयर हो रहा है वो आप इधर लिख ले सारा। और जो स्पेनिश एनआईडी नंबर हमारे पास नहीं है तो वो आप
एम्प्टी छोड़ दें, वो जिसमें जो भी फील्ड्स है वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो वो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। सही है, तो ये सारा आप कंप्लीट कर ले। और इसमें फिर ये देखिए इधर रेजिडेंस फैमिली रियूनियन, इसमें फिर आप ये इधर देखिए 20 नंबर पे आपने ये चेक करना है फैमिली रियूनियन वीज़ा। तो ये फॉर्म अगर आपकी वाइफ है या बेटे है या बेटियां है उनके लिए आपने फिल करना है। सही है, तो वाइफ के लिए अलग से फिल होगा, आपके जो बच्चे हैं के लिए अलग से ये फॉर्म फिल होगा। सही है, तो हर एक के लिए एक फॉर्म आपने फिल करना है। और फिर यहाँ पर जो पोस्टल डेट ऑफ इंटेंडेड एंट्री है वो आपने लिख देना है किस, और इधर मोर देन 2 लिख ले या 1 लिख ले, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और पोस्टल एड्रेस जो आपको जो स्पेन से बुलाना चाह रहा है, जो आपका फैमिली मेम्बर है, उसका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और उसकी आपने फिर स्पेनिश नेशनल आइडेंटिटी उसकी लिखनी है। और इधर डेट लिखना है कि कब उसको ये इशू हुआ है, जो आइडेंटिटी नंबर और कार्ड है। जो स्पेन में रहता है और आपको बुलाना चाहते हैं उसका उनका डेट आपने लिखना है। और आपका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, आप स्पाउस है या फिर सन डॉटर, ये आपने उधर रिलेशनशिप इधर लिख देना है। और डेट ऑफ बर्थ ये सारे आप फिल कर लें ये डेटा। और एम्प्लॉयर वाला ये आपने खाली छोड़ देना है, हमसे रिलेटेड नहीं है। और एजुकेशन वाला भी रिलेटेड नहीं है, इसको भी अपनी खाली छोड़ देना है। और आखिर में फिर आपने इधर डेट और प्लेस लिख के साइन कर देना है। तो ये आप इस तरह मुख्तसर सा ये आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है, जो ओरिजिनल पासपोर्ट है और उसकी तमाम पेजेस की फ़ोटोकॉपी है। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवाना है अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, अपने वाइफ के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फिर फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं और आपने स्पेनिश एम्बेसी से अटेस्ट करवाने हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपने स्पेनिश में ट्रांसलेशन करनी है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट दे दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ॉरेन ऑफिस और एम्बेसी से अटेस्ट करवानी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारी जो है इसकी स्पेनिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो वो मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा। और अगर एप्लीकेंट है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ है, उसकी एज जो है वो अबव 18 है, तो उसके लिए आपने पहले डिस्ट्रिक्ट से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है और उसके बेस पे फिर नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद, उससे आपने फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। तो इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इनके साइट से और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। और ये इसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो रेजिडेंस परमिट है, जो डॉक्यूमेंट नंबर 6 है, ये यहाँ से रेजिडेंट परमिट इशू होता है आपके फैमिली मेम्बर्स को। तो ये जो रिसर्चर्स है वो तो उनको तो डायरेक्ट ये 2 डॉक्यूमेंट्स है 6 और 7, ये जो आपका HR डिपार्टमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वो अप्लाई करते हैं, फिर तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते में वो आ जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स और फिर आप उनसे ले सकते हैं। तो जो रिसर्चर्स है, लेकिन जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स है तो उनको यहाँ की जिस टाउन में आप रहते हैं उनकी मिनिस्ट्री से आपने कांटेक्ट करना होता है और उनकी उधर जाके अपॉइंटमेंट लेके उनसे, तो वो आपको पूरे रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे और उधर आपने फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है। और वो फिर देखेंगे आपका फ्लैट, देखेंगे आपका इनकम, देखेंगे कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद कुछ महीनों में वो फिर विजिट भी करेंगे, आपका घर वगैरह सब कुछ देखेंगे और उसके बाद फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं तो फिर आपने सारा सब कुछ उधर पाकिस्तान एम्बेसी से करना है। यहाँ से सिर्फ हमें ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सही है। और फिर 8 नंबर पे हमारे पास जो यहाँ आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको बुलाना चाहते हैं, उनका जो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड है और उसकी जो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है और जो पासपोर्ट है, इन दोनों को यहाँ किसी भी लायर से अटेस्ट करवाएंगे उसकी फ़ोटोकॉपीज़, और आपको थ्रू पोस्ट वो सेंड करेंगे। सही है, 8 और 9 डॉक्यूमेंट्स। तो इस पे तकरीबन आपके 10 से 20 यूरोज लग जाते हैं। ये पासपोर्ट ऑल पेजेस पासपोर्ट के अटेस्टेड होंगे यहाँ पर किसी भी लायर से। तो इनके ऑफिसेज होती है, आप अपने टाउन में ढूंढ सकते हो, उन ऑफिसेज में उसमें जाके आप उनको कहेंगे तो वो आपको अटेस्ट करवाएंगे। और जब ये अटेस्ट हो जाते हैं तो फिर आपने ये फ़ोटोकॉपीज़ जो अटेस्टेड है ओरिजिनल, ये आपने फिर पोस्ट करनी है पाकिस्तान। सही है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स इस तरह मिल सकते हैं। फिर जो पाकिस्तान से जो आपके फैमिली मेम्बर्स है उनकी NIC है, और जो लेस देन 18 है आपके बच्चे हैं तो उनकी फॉर्म बे है।
और FRC आपको लेना पड़ेगा, नादरा से आपको एक ही दिन में मिल जाता है। उसके बाद फिर आपकी जो जिन फैमिली मेम्बर्स को आप बुलाना चाहते हैं उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसके कुछ प्रूफ से वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो अगर आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, उसको आप बुलाना चाहते हैं तो उसकी ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एक निकाहनामा है, एक जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से आपको मिलता है, और एक जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपकी वाइफ की। और उसके बाद फिर जो आपके बच्चे हैं तो उनकी भी बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म बे, ये उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो फॉर्म बे है उनकी सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो और एक बात इधर ज़रूरी है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट्स है और ये कम से कम 1 साल के अंदर अंदर आपको इशू हुए हो। अगर आपके पास पुराने पड़े हुए हैं जिसका साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको नए निकालने पड़ेंगे। और अगर आप पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो ये प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कराएं। उसके बाद फिर आप विज़ाट्रॉनिक्स ऑफिस चले जाइए। लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में इनके ऑफिसेज़ है। उन ऑफिसेज़ में आप चले जाए और वहाँ पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फुल कंप्लीट हो तो वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे चेक कर लेते हैं। अगर उसमें कोई मसला है तो आपको बता देते, नहीं तो कंप्लीट हो वो आप सबमिट करा लेते हैं। तो मैं कॉस्ट बता देता हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका कॉस्ट आपने देख लिया। और दूसरा आपका जो यहाँ स्पेन में आपके जो ट्रांसलेशंस वगैरह कराने हैं और अटेस्टेशन कराने हैं उसका कुछ कॉस्ट हो जाता है। जो ट्रांसलेशन है वो तकरीबन आपका 15 to 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट होता है, या 10 to 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट, ये आपकी ट्रांसलेशन होती है। और जो फॉरेन ऑफिस है उसकी जो अटेस्टेशन है वो उसकी तो इतनी फ़ी नहीं होती, लेकिन जो एम्बेसी अटेस्टेशन है वो भी फ्यू थाउजेंड्स, 3000 और इस तरह कुछ है पर डॉक्यूमेंट। तो वो अटेस्टेशन है। तो कुल मिला के तकरीबन आपके जो है तो 18,000 तक वीज़ा फ़ी हो गया। और जो रिसर्चर्स है उनका तो वेरिफिकेशन फ़ी नहीं होती, लेकिन वेरिफिकेशन फ़ी जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी अगर हो तो वो 30,000 के अराउंड होती है। इस तरह आप तकरीबन 20,000 के लगभग आप ये अटेस्टेशन और ट्रांसलेशन इनके लगा ले, कुछ ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारे आपके ख़र्चे होंगे वीज़े पे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप ख़ुद जमा करा सकते हैं विज़ाट्रॉनिक्स ऑफिस में। तो सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर भी किसी डॉक्यूमेंट में आपको कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।